जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 6 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, यूबीपीसीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहां पर हम लोग सभी पर्सपेक्टिव से न्यूज को कवर करते हैं। प्लस अगर उत्तर प्रदेश पीएससी में आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को तुरंत ज्वाइन करें। ये यूपीपीसीएस का सबसे बेस्ट कोर्स है और सबसे टॉप नंबर 1 कोर्स है। यहां पर पूरी आपकी सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है, तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। प्लस हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम वेरियस लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं और एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाती हैं। तो आज के काफी सारे टॉपिक्स जिनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है हंगर स्ट्राइक को लेकर, भूख हड़ताल को लेकर, और इसमें एथिकल डायमेंशन जो है वो की बात की गई है, नैतिकता की बात की गई है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये जीएस पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। अब डूबने से हमें बचाना है, डूबने की रोकथाम करना है, तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसको देखेंगे कि क्या किस चीज के बारे में बात की जा रही है। स्पेशली इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो जहां पर भी ये सॉवरेन शब्द का उपयोग आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सरकारी बॉन्ड्स की यहां पर बात हो रही है। तो ये सॉवरेन मतलब सरकारी। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कुछ ये हुलॉक गिबन्स जो है, इनको खतरा है ड्रिलिंग का। तो हुलॉक गिबन्स क्या है, किस चीज का खतरा है, क्या ड्रिलिंग का खतरा है, तो ये पूरी चीज हम लोग अभी इस लेक्चर के अंदर एक एक करके समझने वाले हैं। तो ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है भूख हड़ताल से रिलेटेड, यानी कि हंगर स्ट्राइक से रिलेटेड। तो हंगर स्ट्राइक गाइस एक प्रोटेस्ट का एक माध्यम हम लोग को बहुत सदियों से जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बात आप जानते ही हैं कि जब भी किसी प्रकार का अन्याय वगैरह होता है तो लोग भूख हड़ताल पे जो है वो आ जाते हैं। सो एंशिएंट प्रैक्टिस ये चली आ रही है, आयरलैंड पे भी देखने को मिली, कश्मीर पे भी देखने को मिली। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह थे उन्होंने भी ये स्ट्राइक जो है वो करी थी, भगत सिंह जी जैसा आपको पता होगा, है ना। और फिर काफी सारे एक्टिविस्ट हैं मॉडर्न एरा में, तो उन्होंने भी स्ट्राइक करी, राइट। अन्ना हजारे, राइट, अरविंद केजरीवाल, तो ये सब लोगों ने भी रिसेंट पास्ट में हमें देखने को मिला कि हंगर स्ट्राइक जो है वो करी थी। तो हंगर स्ट्राइक से रिलेटेड बहुत सारे एथिकल क्वेश्चन जो है वो सामने आ जाते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर जैसे ये देखने को मिलता है कि भाई कई बार जो है वो फोर्स फीडिंग जो है वो करवाई जाती है। किसी ने भगत सिंह पिक्चर देखी है, वो अजय देवगन वाली, भगत सिंह द ग्रेट? उस मूवी में आप देखोगे कि जानबूझ के, यानी कि उस मूवी में दिखाया गया था कि किस प्रकार से फोर्सफुली जो है उनको दूध पिलाया जा रहा था, जानबूझ के, गरम गरम। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही थी कि भाई मतलब जो फोर्स फीडिंग जो करवाई जाती है, यानी कि हड़ताल करने वाले की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक भोजन कराने और चिकित्सा देखभाल का प्रावधान करना उचित है कि नहीं। तो इन सब चीजों पर क्वेश्चन जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो भूख हड़ताल क्या है, तो ये सब सब चीज आपको ऑलरेडी पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति जो है वो जब किसी अन्याय को जो है वो हाईलाइट करने के ऑब्जेक्टिव से, किसी अन्याय को उजागर करने के ऑब्जेक्टिव से जब वो अपना खाना पीना छोड़ देता है, तो उसको जो है वो हंगर स्ट्राइक हम लोग जो है वो कहते हैं। और ये कहा जाता है कि अंतिम उपाय जो है वो माना जाता है, राइट, जब विरोध के अन्य तरीके जो है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव जो है वो हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो प्री क्रिश्चियन आयरलैंड की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी ट्रॉस्कैड। ट्रॉस्कैड की प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती थी। ट्रॉस्कैड का मतलब, अब देखो ये आ सकता है कि ट्रॉस्कैड अभी न्यूज में था, क्या है ये, या ट्रॉस्कैड टर्म जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो ये प्री क्रिश्चियन आयरलैंड के समय पर प्रोटेस्ट करने का एक जरिया था, राइट। जब हमें देखने को मिलता था कि ना चुकाए जा सकने वाले ऋणों के विरुद्ध में जो है वो किया जाने वाला उपवास हुआ करता था, या भूख हड़ताल हुई करती थी, और इसका उद्देश्य यही था कि ऋणदाता को जो है वो शर्मिंदा करना, जो क्रेडिटर है उसको शर्मिंदा करना। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि कल्हना के रजत रंगनी, जो कि एक क्रोनिकाइल हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि एक प्राचीन कश्मीर के शाही राजवंश का इतिहास हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें बताया हुआ है कि कौन से राजा किस किस समय पर हुआ करते थे। तो इसमें भी ये चीज बताई गई है कि जो अनडिजायरेबल रॉयल एडिक्ट्स और टैक्सेस हम लोग को देखने को मिलते थे ना, कि मतलब कि जो आप कह सकते हो कि जो फरमान, जो ऑर्डर्स जो जारी करते थे राजा, या फिर जो टैक्सेस लागू जो है वो करते थे, तो उसके अगेंस्ट भी हंगर स्ट्राइक जो है वो की गई है, राइट। तो ये चीज भी यहाँ पर बताई गई है, हालांकि इतना डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना।
और देखो पेन और पेपर लेकर बैठो जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मैं लेक्चर के दौरान ही बताता हूँ कि आपको क्या चीज लिखनी है क्या चीज नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर आप ट्रॉस्कैड लिख लो। ट्रॉस्कैड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है जो आयरलैंड के समय पर आयरलैंड पर की जाती थी एक टाइम पर, प्राचीन समय में। फिर इसके अलावा रशिया के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हम लोग को देखने को मिले थे 1870 में। इन्होंने भी हंगर स्ट्राइक का उपयोग जो है वो किया था कि जेल के अंदर जो कंडीशन खराब है उसको सुधरवाने के लिए। फिर अगेन आयरलैंड के रिपब्लिकन्स हम लोग को देखने को मिले थे 1970 1920 के समय पर। इन्होंने भी जो है वो, इसमें बताया भी गया था कि काफी कुछ लोग जो है वो मारे भी गए थे हंगर स्ट्राइक के दौरान, उनकी मौत जो है हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब इंडिया की बात करें तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरी चीज आपको लिखनी है। जैसे भगत सिंह वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि इन्होंने भी हंगर स्ट्राइक जो है वो करी थी, कि किस प्रकार से जो है वो कैदियों को रखा जा रहा है और मीडिया का अटेंशन जो है वो पाने के लिए। ऐसे ही महात्मा गांधी जी का भी नाम आप लिख लेना। महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने भी इस प्रकार से हंगर स्ट्राइक जो है वो किया था, अनशन पे बैठ गए थे, आपको पता है ना। एटलीस्ट 20 बार जो है वो बैठे थे वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय पर। और जतिन दास जी 1929 में इनकी डेथ हुई थी 63 डेज की हंगर स्ट्राइक के दौरान, कि भाई किस प्रकार से आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, राजनीतिक कैदियों को जो है वो आप सही तरीके से जो है वो उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हो, इसको लेकर इनका स्ट्राइक था। अच्छा, इसके अलावा ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, पोटी श्री रामलू। तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके कारण से हमारे देश जो है वो लिंग्विस्टिक आधार पर डिवाइड हुआ था, भाषा के आधार पर जो है वो अलग हुआ था। राइट, मतलब स्टेट्स राज्य बने थे भाषा के आधार पर। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था और काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि एक बार जैसी देश को आजादी मिल जाती है तो देश में हम लोग राज्यों को जो है वो भाषा के आधार पर जो है वो डिवाइड कर देंगे। यानी कि एक स्टेट जो है वो अलग अलग टेरिटरी को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। अब हुआ यही कि अब फिर ये चीज, अब जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन होता है तो उस समय देखो कितना खून खराबा बहा, कितनी कितनी जान गई, कितना नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, है ना। कितने सारे लोगों को अपना घर छोड़ के शिफ्ट होना पड़ा। तो बहुत बुरी स्थिति इंडिया के अंदर हो गई थी, दंगे की स्थिति हो गई थी, है ना। तो इस स्थिति को देखकर ये डिसीजन कैंसिल कर दिया है कि हम फर्दर इंडिया के अंदर विभाजन नहीं करेंगे। राइट। तो जब ये डिसीजन आया कि विभाजन नहीं होगा, तब उस समय इन्होंने पोटी श्रीरामलू ने जो है वो हंगर स्ट्राइक करी। और इन्हीं के हंगर स्ट्राइक के कारण आंध्र प्रदेश, जो कि पहला राज्य था जो बना था भारत के अंदर, आजादी के बाद के भारत के अंदर। इरोम शर्मिला 16 साल की इन्होंने हंगर स्ट्राइक जो है वो करी 2000 से 2016 तक, आसपा के अगेंस्ट। देखो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर के अंदर, सोचिए आप, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को हाईलाइट करने के पर्पस के लिए। इनका नाम भी लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर एंटी करप्शन लॉ के लिए भी काफी सारे लोगों ने जो है वो स्ट्राइक जो है वो करी थी। रीसेंट एग्जांपल में हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, एक एक्टिविस्ट है मनोज जारंगे पाटिल। इन्होंने भी जो है वो मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन के लिए स्ट्राइक करी थी। सोनम वांगचुक जी के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, 21 दिन की इनकी स्ट्राइक थी कि लद्दाख को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो सेव करो। फिर पैलेस्टीनियन प्रिजनर है खादिर अदान, इनकी डेथ हुई थी 87 दिन के बाद हंगर स्ट्राइक करके। तो ये सब चीज, सोनम वांगचुक के बारे में तो आप जानते ही हैं, राइट। काफी लोगों ने नाम भी सुना होगा। 3 इडियट्स मूवी इन्हीं से इंस्पायर होकर जो है बनाई गई थी। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि हंगर स्ट्राइक ठीक है। किस तरीके से ठीक है? एक तो भाई देखो, ये नॉन वॉलेंट प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, अहिंसक प्रतिरोध है ये, है ना। दूसरी चीज भाई, मतलब एक व्यक्ति का खुद का जो है वो पसंद है यार, कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना और मुझे इस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो ये उसकी आजादी है कि मतलब अपनी जो गुस्सा है, फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करने की, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तीसरा हम लोग को देखने को मिलता है कि अन्याय के खिलाफ अटेंशन खींचने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। फिर इसके अलावा हिस्ट्री में भी जो है वो इसके, जैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अनशन कितना चला है, तो इसलिए भी उसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। और हंगर स्ट्राइक जो है वो चैलेंज करती थी पावर डायनेमिक्स को, प्रेशर करती है अथॉरिटी को कि भैया देखो, तुम्हारे चक्कर में लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया। अब इसके अगेंस्ट काफी सारे लोग हैं कि भाई आप अपने आप को खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो भाई अननेसेसरली। कई बार लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम खाओ या ना खाओ, है ना। वो तो एकदम मीडिया हाईलाइट हो जाती है तब थोड़ा सा लोग जो है वो दिखाने लगते हैं, वरना आज की डेट पे तो आपको ऑलरेडी पता है यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो मरो, खाना खाओ ना खाओ, कमाओ ना कमाओ, एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने आप के लिए ही अब आज की डेट में फोकस करना है, यही है कलयुग।
इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है मैनिपुलेशन, हंगर स्ट्राइक, चुपचाप जाके कल्टी में वो खाना खा लिया, किसी को पता ही नहीं है कि भाई कितना सेफ है कितना नहीं है, बाथरूम में बैठ के टॉयलेट में बैठ के खाना खा लिया चुपचाप जाके, या कल्टी में जो है धीरे धीरे खा रहे हैं पब्लिक के सामने, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसा भी होता है कई कई केस में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और हंगर स्ट्राइक जो है वो फैमिली के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, सपोर्टर्स के ऊपर बर्डन क्रिएट कर देता है। भाई देखो यार, आपकी फैमिली तो आपको चाहेगी ना यार, चाहे कुछ हो जाए, आपके माता पिता, आप खाना खाने छोड़ दोगे, आपके माता पिता जो है वो बिल्कुल यार वो परेशान हो जाएंगे कि यार बच्चा क्यों नहीं खाना खा रहा, है ना। फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो केस है अगर किसी का, तो मेरा बाबू क्यों नहीं खाना खाया तो ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं, राइट। सॉरी। और कोई भी गारंटी नहीं है भाई कि आप अगर हंगर स्ट्राइक करोगे तो आपके गोल्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। जैसे कई बार होता है ना, घर वालों से बोल दिया मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर मुझे गाड़ी नहीं दिलाई तो, मत खा, थोड़ी देर भूख लगेगी खुद खा लेगा। एक बार मैंने ऐसा किया, मैं गाड़ी के लिए नहीं किया था, गाड़ी के लिए एक बार मैं बंद हो गया था रूम में, तो मुझे मिल गई थी हालांकि, राइट। मैंने भी बहुत उत्पात मचाया अपने बचपन में, क्या बताऊं। बट बाकी एक बार ऐसे ही था कुछ कि मैं घर छोड़ के भाग गया था, ऐसा होता नहीं था बचपन में एकदम कि आप घर छोड़ के जाना, बैग वैग पैक करके। तो थोड़ा सा रहता कीड़ा एक उसमें 8 से लेकर 12th क्लास के बीच में, 7 6 7 8 ऐसे इस समय का कुछ कीड़ा रहता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी यहाँ पे मांगे पूरी नहीं होती। मैं थोड़ी देर तक गया था बाहर, फिर मुझे भूख लग गई थी, मैं वापस आ गया। तो मम्मी बोलती क्यों आया, तो मैंने बोला भूख लग रही थी तो इसलिए मैं वापस आ गया हूँ, मेरा खाना तो फिर चले जाऊंगा खा के तो वही वाली चीज है। फिर आगे की चर्चा करें तो कोई गारंटी नहीं भाई कि आप हंगर स्ट्राइक करोगे तो आपके गोल अचीव होंगे कि नहीं होंगे। इसके अलावा कई बार एक्सप्लॉइटेशन भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है जेन्युइन चॉइस के अलावा, आप पता नहीं हंगर करके कई बार ऐसा भी होता है ना कि जानबूझ के लोग मनमानी करते हैं। जैसे मैं मनमानी कर रहा था, मुझे गाड़ी चाहिए, भूख 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 मरी में कि भाई मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मुझे गाड़ी चाहिए। भाई ये कोई बात होती है क्या। हालांकि मुझे मिल गई थी। हाँ, पिताजी ने जो है बोला था कि बेटा एक काम करते हैं, तो कोई कम सीसी वाली बाइक ले लें। बट अपन को चाहिए थी पल्सर 220 उस समय। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं वो हो गया था, अड़ गया था कि नहीं 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 220 ही चाहिए। तो पल्सर 220 वॉज माई फर्स्ट बाइक। क्या मस्त गाड़ी थी यार वो। बट ठीक है, समय समय की कहानी होती है। कई बार ऐसा बिगड़ जाता है इंसान, है ना, कि मतलब अपनी शौक, अपनी इच्छाओं के लिए, फिर बाद में उसे समझ में आता है कि अरे यार ये गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। एनीवेज, ये भी जरूरी है एक्सपीरियंस के लिए जिंदगी में, तभी तो सीखता है आदमी। आगे की जो है वो चर्चा करें, लीगल और मेडिकल एथिक्स। तो हाँ देखो यार, कई बार ये भी होता है ना कि यार हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स उनमें क्रिएट हो जाता है कि रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी एंड देयर ड्यूटी टू प्रिजर्व लाइफ। ये भी होता है ना कि भाई डॉक्टर आया, सामने वाला बिल्कुल मूर्छित हो रहा है, मरने की कगार में है, तो उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया, मतलब गेम ही ओवर, तो उसकी बॉडी जो है वो ऑब्वियसली एक्टिव हो जाएगी। अब वो व्यक्ति अपनी खुद की उससे इच्छा से जो है वो हंगर स्ट्राइक कर रहा है कि भाई उसे कुछ नहीं चाहिए, इनटेक बॉडी के अंदर कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर जब ये मेडिकेशन जब करेंगे तो डॉक्टर के उसमें आ जाता है कि यार मेरा कर्तव्य जान बचाना है सामने वाले की। अब सामने वाला जो है वो खुद की इच्छा से वो कर रहा है, तो जो पेशेंट की ऑटोनॉमी, उसका जो फ्रीडम है भाई, उसकी जो चाह है, और डॉक्टर की जो ड्यूटी है, ये बीच में जो है वो आ जाती है, इसमें तालमेल जो है वो बिगड़ जाता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने प्रेफर किया था कि टर्म फास्टिंग जो है, एंड यूज इट टू रिफॉर्म दोज इन पावर बाय अपीलिंग टू देयर कंसाइंस रेदर देन एक्सटॉर्टिंग राइट्स। इन्होंने बोला कि भाई देखो, सामने वाला जो है ना अपने कंसाइंस का उपयोग करे, मतलब देखे, अपनी अंतरात्मा से पूछे, अपनी अंतरात्मा की आवाज जो है वो सुने, ना कि जबरन फोर्सफुली जो है आप अधिकारों को जो है वो बस डाल रहे हो लोगों के ऊपर। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति उपास कर रहा है भाई, तो कोई तो वजह होगी, कोई तो सीरियसनेस चीज होगी कि वो खा नहीं रहा है। तब जाकर उसके दिमाग में शायद कुछ चीजें समझ में आए कि उसके बारे में सोचे वो, तो है ना। अंबेडकर साहब ने क्रिटिसाइज किया था इस चीज को, हंगर स्ट्राइक को, बोला था कि यार ये सही नहीं है बिल्कुल भी, कि आप इस तरीके से मत चलो, लीगल तौर पे रहो, चलो, इमोशनली किसी को इस तरीके से वो मत करो। जेनेवा कन्वेंशन ने स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि जो रोल है हेल्थ प्रोफेशनल्स का हंगर स्ट्राइकर्स के दौरान कैसा होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि भाई, अब वही सेम चीज है कि डॉक्टर बचाने के लिए आया, वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं बचाओ, तो यहाँ पर तो डॉक्टर के एथिक्स पर जो है बात आ जाएगी। मद्रास हाई कोर्ट ने भी यही चीज कहा था
कि कोई भी हंगर स्ट्राइक पर जो बैठा हुआ है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड कि भाई कि आप सुसाइड कर रहे हो, राइट? कि कई बार ऐसा भी होता था कि बेचारा वो स्ट्राइक पे बैठा, उसको उसके ऊपर आरोप लगा दिया। जब जब उस समय हुआ करता था ना, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया गया था अटेम्प्ट टू सुसाइड को, 309 को, तो उस समय सामने वाले व्यक्ति को बेचारा वो प्रोटेस्ट कर रहा है और उसको बंद कर दिया कि भाई तुम देखो सुसाइड कर रहे हो। तो ऐसे भी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला कई बार। ठीक है, तो आगे क्या करना चाहिए? तो यार आप अपनी डिमांड क्लियर और स्पेसिफाई रखो, और एक्यूरेट डिमांड होनी चाहिए। हर कुछ डिमांड जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट? इंडिपेंडेंट मीडिएशन, हाँ, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बातचीत करे हंगर स्ट्राइकर के बीच में और अथॉरिटीज के बीच में। फिर इसके अलावा हेल्थ केयर एथिक्स गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो बैलेंस करें डॉक्टर की ड्यूटी को भी, जान बचाने की, और साथ ही साथ पेशेंट की ऑटोनॉमी को भी जो है वो रिस्पेक्ट किया जाए। पब्लिक अवेयरनेस करो, एजुकेशन को प्रमोट करो, एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करो, इससे रिलेटेड कानूनी ढांचा बनाओ, राइट? पॉजिटिव इंसेंटिव जो है वो लेकर आओ कि भाई जिससे कि जिसकी भी जो भी डिमांड है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो, इस प्रकार से हंगर स्ट्राइक कोई ना करे, क्योंकि हंगर स्ट्राइक के कारण कई बार डेथ भी जो हो जाती है लोगों की, है कि नहीं? अब बात हो रही है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के बारे में। विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई अवेयरनेस हम लोग को क्रिएट करनी है कि पूरे दुनिया भर में जो लोग डूब जाते हैं, राइट, और डूबने के कारण जिनकी डेथ हो जाती है, और इसमें अभी बताया गया है कि 3 सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स आप जानते हैं, वो राव आईएएस करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें सबसे खतर बेकार चीज मुझे क्या लगी कि उस कोचिंग के सामने से एक थार वाला निकला। आपने शायद देखा होगा, थार गाड़ी थी या पता नहीं कौन सी थी, रूबीकॉन थी, जी वैगन थी, आई डोंट नो। तो वो कोई गाड़ी वाला निकला था, या वो थी मेरे ख्याल से बुलेरो थी शायद। तो एक वो जीप टाइप की गाड़ी थी, तो वो निकला तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि तुम्हारे निकलने के कारण वो वेव्स आई पानी की, और उस वेव्स के कारण जो है वो शटर जो है वो और तेजी से खुल गया, टूट गया, और पानी और तेजी से भर गया। मतलब देखो यार, हिपोक्रेसी की हद होती है भाई, कि क्या मजाक चल रहा है ये? मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह सामने वाले पे वो पूरा वो डाल दिया ब्लेम, कि मौत की वजह बच्चों की ये है, ये गाड़ी वाला जो वहां से गाड़ी से निकला है, और जिसकी गाड़ी से निकलने के कारण पूरी वेव्स जो है वो रही। आपने शायद देखा होगा वाला वीडियो भी, आई थिंक। तो सोचो यार, ये सब क्या चीजें जो है वो चल रही हैं। अब डूबना जो है वो क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, तो आप जानते हो यार, ये कई बार लोग जो है मस्ती मजाक में जो है वो किसी वो टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाते हैं, दोस्त यार सोचते हैं कि चलो यार नदी में कूदेंगे, एंजॉय करेंगे, और वहां पर डूब जाते हैं। कई केसेस होते हैं, कई बार दारू पी के मस्ती करके एंजॉय करके बियर बियर पी के कूद गए और बस डूब गए। काफी केसेस देखने को मिलते रहते हैं यार। मेरा घर तो एक डैम के नजदीक में ही है, यहाँ पे तो हर 2-4 दिन 5 दिन में केसेस नजर आते ही हैं, रेगुलर बेसिस पे, किसी न किसी के डूबने के। सुसाइड भी करते हैं लोग डूब के, बट यहाँ पर मतलब एक्चुअल में जो इंटेंशन नहीं था सुसाइड करने का, बट वो डूब गया, तो वो उसकी यहाँ पर मेनली यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो यार, ये लीडिंग कॉज है डेथ का पूरे दुनिया भर में। 2.5 मिलियन से भी ज्यादा डेथ जो हम लोग को पूरे दुनिया भर में होती है, वो देखने को मिलती है कि डूबने के कारण होती है, जो पिछले 10 सालों में नजर आया। और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ये ज्यादातर देखने को मिला। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफाइन किया गया है कि रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट फ्रॉम सबमर्जन इन लिक्विड ड्राउनिंग आउटकम्स इंक्लूडिंग डेथ, मॉर्बिलिटी और नो मॉर्बिलिटी। पहले देखो, कई बार क्या होता है कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि भाई आपके लंग्स जो होते हैं उसमें पानी भर जाता है ना? मतलब ये आपकी ये रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट, कि आपका जो है वो डूबने के कारण किसी लिक्विड में या पानी के अंदर डूबने के कारण जो है वो आपके लंग्स में जो है पानी भर गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर गया और डेथ हो गई। और हो सकता है डेथ ना हो तो आप डिसेबल हो सकते हो, या फिर डिसेबिलिटी कुछ नहीं होती, बच जाता है इंसान। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं इंडिया के अंदर डूबने के, कि भाई क्या क्या कारक है कि जिसके चलते लोग डूब जाते हैं। पहली चीज तो, काफी सारी इंडियन लाइफ जो है वो नजदीक के पास, नदी के पास, पॉन्ड के पास, कुएं के पास, वो इसलिए चली जाती है क्योंकि उनकी डेली एक्टिविटी में ये सब चीजें शामिल है। वहां पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, सेफ्टी उपाय नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, सुपरवाइज जो है वो नहीं कर रहा, स्पेशली बच्चे वहां पर जो है वो गिर जाते हैं कई बार कुएं में, नदी में, राइट? एक्सीडेंटल फॉल इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन 28,257 डेथ इन 2022। देखो, 28,000, 28,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है पानी में गिरने के चलते। फिर कई बार बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के कारण जो है वो लोग मर जाते हैं, है ना? फिर कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ कम्युनिटीज जो है उनके लिए अब जैसे होता है ना कि डुबकी लगाना,
अब बोलते हैं ना कि पानी में जाकर जो है वो डुबकी लगाओ और मोक्ष जो है वो प्राप्त होगा, अपने पाप जो है वो बहा दो, है ना? तो उस चक्कर में भी लोग क्या करते हैं, वो डीप वाटर चले जाते हैं और स्टाइल मारने के लिए कि नहीं और अंदर जाके डुबकी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो वो बस अंदर गए और अंदर ही अंदर फिसल गए। तो वो चीजें हो गई। फिर कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि गरीबी के कारण उनके पास प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होते, स्विमिंग नहीं सीखी होती उनने, राइट? तो उसके कारण भी हाई रिस्क में जो है वो चले जाते हैं। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है हमारे यहाँ पर पब्लिक वाटर बॉडीज में, यानी जहाँ पर पब्लिक आसपास ज्यादा रहती है तो वहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, बट हालांकि अब तो हमने बनाना शुरू कर दिया, अब तो वहां पर आपको लाइफ गार्ड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2014 की रिपोर्ट ने ये बताया था कि 3,72,000 लोगों की हर साल मृत्यु होती है डूबने के चलते, और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में 90% से भी ज्यादा डेथ के केसेस जो है वो नजर आते हैं। इंडिया के अंदर लगभग 38,000 लोगों की मृत्यु होती है हर साल डूबने के चलते। 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि डूबने के कारण 9.1% सभी एक्सीडेंटल डेथ जो इंडिया के अंदर हो रही है वो डूबने के कारण हो रही है, यानी कि 100 लोगों में से 10 लोग के आसपास, 9-10 लोग के आसपास लोग जो है वो डूबने के कारण मर रहे हैं इंडिया के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मृत्यु हम लोग को जो है वो देखने को मिली डूबने के चलते, राइट? फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिकमेंडेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही बोला कि भैया ये एक मतलब ऐसा एक इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सभी सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर जो है वो मिलकर आए और एक्शंस लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2023 का रेजोल्यूशन था WHA 76.18, इसने एम्फेसाइज किया कि भाई आज की डेट में जो है वो आपको प्रयास करने की आवश्यकता है कि डूबने से लोगों को बचाने के लिए। इसका थीम भी था एनीवन कैन ड्रॉन, नो वन शुड, मतलब कोई भी डूब सकता है पर किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। और स्लोगन जो था वो सेकंड्स कैन सेव अ लाइफ, ऑब्वियसली बात है एक सेकंड भी जीवन जो है बचा सकता है। अब आप कैसे जो है वो लोगों को डूबने से बचाओगे, तो आप वहां पर बैरियर्स लगा दो, जैसे कि आजकल नहीं हो रहा कि जो भी हम लोग को जैसे गंगा नदी के जो स्थल जो होता है, घाट वगैरह जो होता है, वहां पर वो लगा दिया जाता है, तार लगा दिए जाते हैं, बैरिगेट्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि लोग उस तरफ जो है वो ना जा पाए, सेफ एरियाज क्रिएट कर दिया जाता है, वही सेम चीज। फिर इसके अलावा रेस्क्यू टेक्निक्स जो है वो बताई जाती है। फिर क्योंकि वहां पर वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे सीपीआर वगैरह देना, किसी को कोई डूब गया अचानक बाहर निकला वो सांस नहीं ले तो सीपीआर दे दो उसको तुरंत, तो ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं। फिर जो एजुकेशन करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम, शिक्षा पाठ्यक्रम हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें ये सब चीजों को, सेफ्टी को जो है वो शामिल किया जा रहा है। ठीक है। बोटिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन जो है वो लाए जा रहे हैं कि भाई बोट में अगर आप किसी को लेके जा रहे हो तो वहां पर आपके पास जो है वो कुछ लाइफ जैकेट्स वगैरह होने चाहिए। फिर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना बहुत जरूरी है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम करना जरूरी है, ऐसे 50 चीज आप जो है वो मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के बारे में। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने जो है वो अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया का खुद का बनाई गई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा कालापक्कम तमिलनाडु के अंदर, राइट? तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, कालापक्कम तमिलनाडु के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो इंडिया की अब खुद की टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो हम लोग काम करेंगे। अब क्या काम करेंगे खुद की टेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जैसे कि रिएक्टर्स में फ्यूल को जो है वो डालना, राइट? तो ऐसी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं कि अपना खुद के मेथड से जो है हम लोग फ्यूल जो है वो लोड करेंगे रिएक्टर कोर के अंदर। लो पावर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट जो है वो मतलब इसके अंदर शामिल किया गया है कि कंडक्ट जो है वो किया जा सकता है कालापक्कम प्लांट के अंदर। तो वो सब ना पूछेंगे ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा मेन चीज जो है वो ये हम लोग को देखने को मिल रही है कि स्टेजेस, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की क्या स्टेज है। तो इसमें 3 स्टेजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। पहली स्टेज के अंदर हम लोग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं नेचुरल यूरेनियम के साथ एज अ फ्यूल के तौर पर, और हैवी वाटर को जो है वो कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, यहां पर यूरेनियम का उपयोग होता है फ्यूल के तौर पर, और हैवी वाटर का उपयोग होता है कूलेंट के तौर पर, बस। दूसरी स्टेज पे हम लोग जो है वो इंस्टॉल जो है वो कर देते हैं एफबीआर को। एफबीआर जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और इसके अंदर रीप्रोसेसिंग जो प्लांट्स होते हैं और प्लूटोनियम फैब्रिकेशन प्लांट्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं फिसल मटेरियल को, राइट? मतलब कि हमें देखने को मिलता है कि फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, राइट, न्यूक्लियर रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो यहां पर शुरू हो जाती है, राइट, दूसरी स्टेज पर। अब तीसरी स्टेज की बात करें तो वो डिपेंड करता है थोरियम है या
यूरेनियम साइकिल है, राइट। तो उसके आधार पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि यूरेनियम 233 को थोरियम इराइडेशन से जो है वो प्रोड्यूस जो है वो कर दिया जाता है, या तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के थ्रू या फिर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के थ्रू। और एक एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर जो है प्रपोज किया गया है इस पर्पस के लिए, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ठीक है, आपको तो बस ये सब चीजें पता है, ये आएंगी भी नहीं एग्जामिनेशन के अंदर, मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये सब चीजें एग्जामिनेशन में आएंगी भी नहीं। बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो हमारा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो है वो काम होता है। तो यूरेनियम थोरियम का एज अ फ्यूल के तौर पर उपयोग होता है, ये आप ध्यान में रखो। ये प्रेशराइज, ये हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं इसमें, और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं। तो बस ये दोनों नाम, इस तरीके के टर्म्स याद रखो बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यूक्लियर पावर का शेयर जो है उसको बढ़ाना है इंडिया के अंदर। बताया जा रहा है कि टारगेट ये है कि 22,400 MWE ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है वो हमने जनरेट करना है, इतना मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो है वो जनरेट करनी है। ठीक है, फिर भारतीय नभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी, ये स्टैब्लिश हुई थी 2003 में, जिसके थ्रू हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं पीएफबीआर को, यानी कि यही चीज जो हम लोग बता रहे थे ना, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स, उसको। और इंडिया का मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अंदर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी जो है वो शामिल हम लोग को नजर आ रहा है। और न्यूज की जो है वो अगर हम चर्चा करें तो देखो, ये हम लोग को यही चीज देखने को मिल रहा है, एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो तैयार हो गया है इंडिया का खुद का। तो यही न्यूज है कि इंडिया का खुद का ये रिएक्टर जो है वो तैयार हुआ है, और ये किस मिशन के थ्रू रिएक्टर तैयार हुआ है, तो ये बस ध्यान में रखना, भाविनी। तो भाविनी को स्टैब्लिश किया गया था इस कंपनी को 2003 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो हम लोग को लेकर आना है, जो हम लोग जो है वो आज की डेट में हमने इंस्टॉल जो है वो कर दिया है 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और ये इसको परमिशन जो है वो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा दे दी गई है। देखो ये चीज है। अब आप इसी सेम टॉपिक को अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। और यही मैं आपको डिफरेंस है वो क्रिएट करके देता हूं अपने साइड से, कि आपको किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। अब हमने जो पढ़ा, हमें क्लियर हो गया कि पहली चीज हमने देखी कि भाई इंडिया का जो तमिलनाडु के अंदर कालापक्कम वाला जो प्लांट है, वहां पर इंडिया की खुद की टेक्नोलॉजी का, खुद की द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी से हमने जो है वो इंडिया का खुद का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनवा दिया है, जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की है। और इसको परमिशन भी जो है वो मिल गई है, राइट। अब इसमें हम लोग को फ्यूल के तौर पर जो है वो देखने को मिलता है कि यूरेनियम थोरियम का उपयोग जो है वो किया जाता है। और इसके अंदर जो रिएक्टर्स होते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके थ्रू पूरी प्रोसेस जो है वो होती है। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, रीसेंट बजट के अंदर हमें देखने को मिला कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो गोल्ड पर हटा दी गई है। और इसी पर ही डिस्कशन हो रहा है कि आने वाले समय में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम जो है वो किस तरीके से होगी। तो गवर्नमेंट जो है वो फाइनल डिसीजन लेने वाली है सितंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो लिखो आप कि इंडिया के अंदर गोल्ड रिजर्व जो है वो कितना है। तो टोटल रिजर्व जो है वो इंडिया के अंदर गोल्ड ओर का 501.83 मिलियन टन का हमें देखने को मिला। 2015 का ये डेटा, ये लिख लो। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व बिहार 44%, फिर राजस्थान 25%, कर्नाटक 21%, वेस्ट बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3%, झारखंड 2%। कर्नाटक ने बोला है कि लगभग 80% कर्नाटक के अंदर, आपको ऑलरेडी पता है कोलार गोल्ड फील्ड हम लोग को देखने को मिलता है। दुनिया की ओल्डेस्ट और डीपेस्ट गोल्ड माइन हम लोग को यहां पर नजर आती है कर्नाटक के अंदर, कोलार गोल्ड फील्ड। अब इंडिया की बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर हम लोग को देखने को मिलता है। गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर 30% से बढ़ गया है 2023-24 में, और 45.54 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। हालांकि गोल्ड के इंपोर्ट में हम लोग को डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है, मार्च 2024 में ये ऑब्जर्व किया गया। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है नवंबर 2015 में, कि जिससे कि डिमांड जो है फिजिकल गोल्ड की जो है वो रिड्यूस हो जाए, और लोग जो है वो एज अ गोल्ड को जो है वो उसके तौर पर जो है वो यूज करें इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और मैं तो गाइस आपको बताता ही हूँ कि आपकी जितनी सेविंग्स होना चाहिए ना, एटलीस्ट स्टार्टिंग में उसका 5% जो है ना वो आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। जैसे कि मैं अपनी अपनी पर्सनल आपको बताऊं, फाइनेंशियल एडवाइस दूं, तो मैं, जैसे पेटीएम के अंदर एक गोल्ड होता है, आप किसी का भी ले सकते हो डिजिटल गोल्ड, मैं पेटीएम के डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मतलब मैंने एक प्रकार से एसआईपी जो है बना ली है,
मतलब आप मतलब वहां पे 1 रुपए का भी खरीद सकते हो यार आप गोल्ड, 1 रुपए का भी। मैं तो बोल रहा हूँ आप इन्वेस्टमेंट करना जो है वो शुरू करो। आप जितने भी महीने में कमा रहे हो और जो लोग नहीं कमा रहे हैं उनको जो भी पॉकेट मनी मिल रही है, जो भी वो सेव कर रहे हैं, कहीं से भी उनके पास कुछ भी पैसा आ रहा है, मतलब कहीं से भी थोड़ा बहुत भी, तो तुरंत उसको गोल्ड में जो है वो डाल के भूल जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ वो पैसा आपका ऐसा होना चाहिए कि वो भूल जाओ वो पैसा आप, कि उसको आपको देखना ही नहीं है, मतलब उस इन्वेस्टमेंट को। तो आप बोलोगे भूल जाएंगे फिर क्या करेंगे? भाई देखो, जब इमरजेंसी का समय आता है ना, वो बोल के नहीं आता। और जब ऐसा आप एसआईपी अपनी बना लेते हो कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा कट के जो है उसमें डलता जाएगा और वो आपको बढ़ के मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि भाई गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, गोल्ड, राइट, जो हमेशा आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप भरते गए, उसमें पैसा भरते गए, उसमें हो गया 50-1 हज़ार रुपए, तो आप ये भी कर सकते हो ना, गोल्ड की चेन जो है बनवा के अपने पास पहन सकते हो, या अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं इन फ्यूचर का एसेट ही है वो, कि कल को इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो आप उसके थ्रू जो है वो पैसा ले सकते हो, और दोनों काम हो जाएंगे, एक पहनने की भी काम हो गया, पैसे की भी काम हो गया, है ना? तो वो की करो यार, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ आज से ही करो आप लोग, ये मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना जो है वो शुरू करो रेदर देन फिजिकल। हाँ, अगर हो गया आपका, जैसे फॉर एग्जांपल बन गया आपके पास, यानी कि 50,000 1 लाख रुपए आपके बन गए, तो खरीद लो, मम्मी को गिफ्ट कर दो, सिस्टर को गिफ्ट कर दो, पापा को गिफ्ट कर दो, खुद के लिए पहन लो, खुद के लिए ले लो अंगूठी, तो उसमें दिखने में भी अच्छा रहेगा। और हालांकि दिखावे वाला काम तो करना नहीं चाहिए, बट फिर भी ठीक है, कुछ शौक जो होते हैं कुछ कुछ लोगों के, वो अच्छा रहेगा। जैसे फैमिली को दे दिया आपने, कल को जरूरत पड़ेगी तो आप ही के काम आएगा ना, तो वो चीज है। अब देखो, अब इसमें ये फैक्ट लिख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक के तौर पर इसको इशू किया जाता है, ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को, और ये गोल्ड सिक्योरिटी एक्ट 2006 के तहत जो है वो किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये चीज लिख लेना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखिए इस, अब ये बॉन्ड कौन कौन परचेज कर सकता है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के अंदर रह रहा हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सदस्य, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये परचेज कर सकते हैं। प्राइस जो है वो 999 प्योरिटी का, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस जो है वो लिंक रहता है। आज का प्राइस मेरे ख्याल से 7,000 कुछ है, 7,100 कुछ रुपए है। फिर इसको पब्लिश किया जाता है इंडिया बुलियन और ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा, मुंबई मुंबई में जो है, ठीक है। तो ये 999 प्योरिटी का प्राइस जो है वो बताती है। तो खरीदो भाई, मेरे हिसाब से तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वीकली भाई। एक हफ्ते में 100 रुपए का भी आप अगर वो खरीद लोगे, तो सोचो हर हफ्ते में आपने 100 रुपए का खरीद लिया, तो 400 रुपए हफ्ते के हो गए। अब ये बढ़ेगा ही ना, ये ऐसा तो नहीं कि घटेगा, इसके प्राइस बढ़ना ही है आने वाले समय में, राइट, घटना तो है नहीं इसका, क्योंकि एक बहुत प्योर एसेट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ज्वेलरी है, राइट। तो ये आप ही के काम आएगी इन फ्यूचर, तो मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए। इसमें आप 4 किलोग्राम तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर, और 20 किलोग्राम का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए है एक साल के अंदर, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1 ग्राम का है। अब 1 ग्राम तो आज की डेट में मेरे ख्याल से कितने का है? 7,000 का है। 7,000 का 1 ग्राम चल रहा है, ये मैंने आपको बताया ना, 1 ग्राम 7,000 कुछ का, 7,100 कुछ का। तो इसमें तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना है तो 1 ग्राम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है। इसके अंदर 5 साल के बाद जो है वो आप एग्जिट कर सकते हो। इसमें आपको जो है वो फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट रेट 2.5% तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट, इस पे, और वो जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी वो अलग, तो 2.5% तो आपको मिलना ही मिलना है। बट अब जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे मैंने पेटीएम गोल्ड का एक एग्जांपल लिया, जो जिस पर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आप चाहो तो उस पर आप जो है वो कर सकते हो। देखो, मैं पेटीएम से तो बिलोंग करता नहीं हूँ कि मैं उसकी मार्केटिंग यहाँ पे करूंगा, मैं तो आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी भी का भी चूज कर सकते हो, वहां पे 1 रुपए का भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, तो मेरे हिसाब से खरीद के डाल दो उसमें। तो वो क्या रहेगा कि उसमें आप हर हफ्ते का भी उसमें प्लान होता है कि आपके हर हफ्ते जो है वो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से जो है वो एक फलाना अमाउंट कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, आप महीने के 500 रुपए अगर बचा पा रहे हो, तो उसमें हफ्ते के 400-400 रुपए के हिसाब से डाल दो, या हफ्ते के 125 रुपए के हिसाब से डाल दो, एसआईपी बना लो। फिर जैसी आपकी सैलरी बनेगी, इनकम बनेगी या सेविंग बढ़ेगी, तो एसआईपी को बढ़ा दो, 100 से 200 कर दो, 200 से 300 कर दो। ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, पता है, ये एक ऐसी हैबिट होती है जो आपको गरीब होने से रोकेगी, आपको बर्बाद होने से रोकेगी। अभी से अपनी हैबिट बनाना शुरू करो, तभी आप आने वाले समय में अमीर बन पाओगे, बेटर बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओगे। अब बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस के क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं भाई, आप इसका लोन के तौर पर यूज कर सकते हो। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो इस पर हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं लगाया जाता, एग्जेम्प्टेड है ये। डिसएडवांटेज के अंदर आपको 8 साल के लिए रुकना पड़ेगा, और एटलीस्ट 5 साल के लिए तो रुकना ही पड़ेगा।
राइट, क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल के बाद ओपन होगा और वैसे 8 साल का है। फिर कस्टम ड्यूटी गोल्ड के ऊपर जो है वो रिड्यूस हो गई है, 15 से लेकर 6% जो है वो हो गई है, राइट। और ये लोएस्ट है अभी पूरे डिकेड के अंदर। तो अभी गोल्ड के प्राइसेस हम लोग को देखने को मिलेंगे गिरेंगे लगभग 5%, क्योंकि ड्यूटी में कट हुआ है। तो लेना शुरू कर दो, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, ये बहुत सही समय है इन्वेस्टमेंट का, क्लियरली बता रहा हूँ। इफेक्ट्स हम लोग को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में देखने को मिला कि हाई कॉस्ट जो है वो फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट का जो है वो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू होता है, और जो कि अलाइन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता, ये इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेनिफिट जो है प्रोवाइड नहीं कराता। बट हाँ, सेविंग स्कीम है भाई, एक प्रकार की है ये, ठीक है, ये अच्छी चीज है ये, मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सितंबर पे कि उसको किस प्रकार से हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई स्कीम बनानी है। एनालिस्ट का मानना यह है कि ड्यूटी जो कम हुई है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि गोल्ड की स्मगलिंग को जो है वो रोकना। बट बढ़िया, अभी तो गोल्ड के रेट जो है वो डाउन होंगे, तो उसमें तो आपको खरीद लेना चाहिए। और अभी देखना, अभी त्योहार वगैरह सब आने वाले हैं, फिर एकदम से हाई हो जाएंगे गोल्ड के रेट, तो आप खुद देखोगे कि अपने गोल्ड का जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस, आपको खुद मजा आ जाएगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 400 रुपए, वो बढ़ के 500 600 रुपए हो जाएगा। सोचना, मतलब इतना भी नहीं होता वैसे, मतलब बड़े अमाउंट की बात करो, जैसे आपने रख दिया उसको 2 साल तक, आपने सोचो इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके अंदर, तो 2 साल में आपके पास एक पूरी पक्का एसेट बन जाएगा भाई। और वो ऐसा अमाउंट है कि आप चलते फिरते भी खर्च कर देते हो, कई बार सोचते नहीं हो, 100 150 रुपए। तो उससे अच्छा भाई यहाँ पर सोच के खर्च करना शुरू करो ना, अपना बजट बनाओ। बजट बनाओगे तब सही आदमी बनोगे आप, और तब कभी भी अ, गरीब नहीं बनोगे। लोग गरीब बताओ क्यों बन जाते हैं, वजह ये है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, प्रॉपर बजट नहीं होता उनका, प्रॉपर सेविंग्स नहीं होती। आपको सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती करता है एक इंसान। ये फाइनेंशियल, मैं आपको वो दे रहा हूँ एडवाइस। ग्रॉस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये रिड्यूस हो गया है, 18,500 करोड़ रुपए हम लोग को देखने को मिल रहा है 29,638 करोड़ रुपए से इंटरिम बजट के अंदर। ठीक है, तो मतलब बहुत, मतलब इस बार कम इशू करेंगे। और नेट बोरोइंग जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से वो भी काट दी गई है, 15,000 करोड़ रुपए हो गई है, ये 26,138 करोड़ रुपए थी। तो ये सब चीज अभी के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट जो है वो ये भी प्लान कर रही है कि वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसके पैसे का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये हूल ऑफ गिबन क्या है, इनको क्या खतरा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। हूल ऑफ गिबन, तो इनके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आओ, ये लिख लो यहाँ पर, हूल लोंगा पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हू लोंगा पार गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसको रीनेम किया गया था 2004 में गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर, या फिर हुलोंगा पार रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर 2004 में। ये लिख लेना भैया। आसाम के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलता है, आसाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाया जा सकता है। यहाँ पर इसका ऊपर वाला क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर बड़े बड़े होलोंग के पेड़ हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो 30 मीटर तक जो है वो उगते हैं। यहाँ पर काफी सारी प्रजाति जो है वो पाई जाती है, सैम, अमारी, सोपस, भेलू, उदल, हिंगोरी। फिर इसके मिडिल वाले एरिया पर हम लोग को देखने को मिलता है कि नाहर ट्री पाए जाते हैं। फिर इसके निचले स्तर पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि छोटे छोटे जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, झाड़ियां हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, हरा भरा। ये सेंचुरी जो है वो यहाँ पर हम लोग को जो है वो हुलॉक गिबन्स देखने को मिलते हैं, जो और बंगाल स्लो लॉरिस देखने को मिलते हैं, स्टम्प टेल, यानी कि ये प्रजाति कौन सी है, जानवरों की प्रजाति। ये ऊपर जो मैंने आपको बताया ये प्लांट्स की प्रजाति है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरा, वनस्पति। और ये जीव है, तो उसमें हुलॉक गिबन जो है वो एक जीव हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या है ये, जीव। अगर आप हुलॉक गिबन की फोटो जो है वो देखेंगे, तो बड़ा, मतलब एक प्राणी हम लोग को रही है देखने को मिलता है, एक जीव जो है देखने को मिलता है। उसको आपको ये ध्यान में रखना है कि आसाम में जो है वो पाया जाता है। क्या नाम है इसका, हुलॉक, HOOCLOC, HOO, हुलॉक HOOLOC के, लिख लेना ये हुलॉक गिबन। ये एक जीव हम लोग को देखने को मिलता है, बंदर है ये, बंदर। ठीक है, बंदर प्राइमेट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये भी आपको देखने को मिल रहा है, स्टम टेल मकाऊ, मकाऊ भी जो है वो बंदर हम लोग की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है। नदन पिक टेल मकाऊ हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे ही है रीसस मकाऊ, ये भी बंदर की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है। ये लंगूर तो आप जानते ही हैं।
और भी दूसरे मैमल में यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, टाइगर भी हैं, लेपर्ड, जंगल कैट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर भी हम लोग को देखने को मिलता है, और भी अलग अलग प्रकार की हम लोग को गिलहरी वगैरह और दूसरे स्तनधारी प्रजातियां जो है वो यहाँ पर शामिल है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है असम के अंदर, जिसका नाम गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पर ही हम लोग को हुलोंग गिबन नाम का एक एक बंदर जो है वो नजर आता है। अब देखिए आप, अब यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अप्रूवल जो है वो दिया है कि आप वहां पे असम के अंदर, असम का इको सेंसिटिव जोन में जो है आप ऑयल और गैस की ड्रिलिंग कर सकते हो, यानी कि ड्रिल करके आप गैस ऑयल निकालो। अब इससे ये बंदरों को काफी ज्यादा खतरा है, हुलॉक गिबन को, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और कैर्न इंडिया, जो कि एक वेदांता लिमिटेड की एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, एक सब ग्रुप है, इसने 4.4998 हेक्टर जो रिजर्व फॉरेस्ट लैंड का एरिया है, कहां पर, ये हुलंगपार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, उसको जो है वो चूज किया एक्सप्लोरेशन के लिए। वहां पर जो है ये एक्सप्लोरेशन जो है वो करेंगे, वहां पर ये ड्रिलिंग जो है वो करेंगे। अब इससे ड्रिलिंग से खतरा ही है काफी सारी प्रजातियों को, उसकी आवाज से, उसके वाइब्रेशन से, है कि नहीं। तो हुलॉक गिबन जो है वो हम लोग को यहीं पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, बंदर की प्रजाति हमें देखने को मिलती है। तो इनको काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है, इनके सर्वाइवल को, इनके हैबिटेट को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर और भी काफी सारी प्रजाति, एलिफेंट, लिपर्ड्स, ये सब भी देखने को मिलते हैं, तो इनको भी खतरा ही है ऑब्वियसली। फिर इसके अलावा हम लोग को 2020 के अंदर देखने को मिला कि एक ब्लो आउट हुआ था, भागजन ब्लो आउट, यानी कि जो वो किया था ना, ब्लास्ट किया जाता है माइनिंग्स वगैरह के लिए, तो उसमें भी इकोलॉजिकल डैमेज जो है वो काफी ज्यादा हुआ था। तो यही चीज है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो बिल्कुल भी इस डिसीजन को मान नहीं रही है, बट वो ये सजेस्ट कर रही है कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और मिटिगेशन प्लान जो है वो प्रिपेयर करो, जिससे कि इस प्रकार के डिस्टर्बेंस ना हो और इन प्रजातियों को खतरा जो है वो ना हो। बस यही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आ, ये वेस्टर्न हुलॉक गिबन जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और ईस्टर्न हुलॉक गिबन जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इनको शामिल किया गया, इनको प्रोटेक्शन जो है वो दिया हुआ है। ये अक्सर आपको बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में देखने को मिल जाएंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी के साउथ में, दिबांग नदी के ईस्ट में जो है वो आप मिल जाएंगे। बस यही चीज थी, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज तो इसके अंदर यहां पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिख लेना भैया। वर्ल्ड बैंक जो है वो 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दे रहा है, जिसकी मदद से हाईवे यहां पर बनाया जा रहा है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, हाईवे बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, लिख लो। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हाईवे कॉरिडोर्स को इंप्रूव करना, और यहां पर मेन फोकस करना है ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, कि ऐसे रोड्स बने, ऐसे कॉरिडोर्स बने जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो। और बताया जा रहा है कि मई 2026 तक जो है वो इसको कंप्लीट जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट, आगे की जो है वो चर्चा करें, जापान, जापान का कमर्शियल व्हीलिंग एक्टिविटीज, कमर्शियल व्हीलिंग एक्टिविटीज, जापान के अंदर हम लोग को जो है फिन व्हेल्स देखने को मिलती हैं कमर्शियल व्हीलिंग एक्टिविटीज में, जिसको उन्होंने रिज्यूम कर दिया था 2019 में। और ये इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन से विड्रॉ करने के बाद, इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन लिख लो, इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन, अंतरराष्ट्रीय व्हीलिंग आयोग, ये व्हेल्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती हैं। इनके बारे में आपको जो है आज विकिपीडिया से पढ़ना है। जापान, नॉर्वे, आइसलैंड जो है, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि व्हेल्स को जो है वो मारती हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, कमाई के लिए। जापान, नॉर्वे, आइसलैंड व्हेल को मारती हैं। और फिन व्हेल जो हम लोग को देखने को मिलती है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब फिन व्हेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो जिसके बारे में आपको पढ़ना है, बट उससे पहले मैंने आपको एक टास्क दिया है, इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।